सर सूरत हाल आपके सामने आज मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर जो एक उसको निशाना बनाया गया और भारी भारी तादाद में उनको नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो फौज को ले लें, बिल्डिंग्स को ले लें, दीगर जो उनके मामलात हैं, तो ये काफी नुकसान पहुंचा। इसकी तवक्को इसराइल नहीं कर रहा था कि ईरान इस हद तक स्ट्राइक बैक करेगा। तो इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको 1973 की अरब इजराइल वॉर पे ले जाऊंगा। जब वो जंग हुई थी तो उसमें जी। इजराइल के ख़त्म होने का वो जो है ना, एक खदशा पैदा हो गया था। बार्लेव लाइन इजिप्शियन आर्मी ने क्रॉस की थी एंड दे वर अबाउट टू एंटर द सेंसिटिव एरियाज ऑफ इजराइल। तो अमेरिका उसकी मदद को आया। सीरिया ने पहले 3 दिन में इसराइल के 96 जहाज गिरा लिए। सैम 6 उनको रशिया ने दिया था, दैट वाज अ सरप्राइज वेपन। इराकी टैंक्स आ गए थे। तो फिर अचानक अमेरिका उसमें डायरेक्टली कूद पड़ा, उनको हेल्प किया। और जब जंग ख़त्म हुई तो सिनाई डेजर्ट आज़ाद हो चुका था, जो पहले 67 वॉर में उन्होंने कब्जा किया था। उसके बाद इनकी स्ट्रेटजी ये रही है कि हर उस मुल्क को न्यूट्रलाइज किया जाए, कमज़ोर किया जाए, तबाह किया जाए, जिससे इसराइल की एग्जिस्टेंस को कोई ख़तरा हो। 78 में उन्होंने अनवार सादात को बुला के कैंप डेविड साइन करवा दिया और फिर उसको तेल अवीव बुला के इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस करवाया, नेसेट जो थी। तो वो जब वापस आए तो बड़े एहतजाज थे कायरो में। तो उन्होंने फिर ये कहा कि मैं इसराइल से लड़ सकता हूँ, मैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता। तो मैं समझौता करके आया हूँ। बाद में फिर उनकी जान ले ली गई। अच्छा। 81 अक्टूबर में फिर इन्होंने इसराइल को बचाने के लिए, जब यहाँ ख़ुमैनी साहब का इनकलाब आया 1979 में, तो इन्होंने सारे अरब्स को कहा कि तुम्हारी बादशाहतों को ख़तरा है, उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो इन्होंने इराक को प्रॉम्प्ट करके 8 साल जंग करवाई ईरान के साथ, ताकि ईरान ना सिर्फ डेवलप ना करे बल्कि जो कुछ है उसके पास वो भी तबाह हो जाए। और अकेले ईरान ने उस जंग को 8 साल झेला। बहुत नुकसान हुआ, बट ये कौम बहुत अजीम है एक लिहाज से कि इसमें रेजिलियंस बहुत है। ये फिर उभर के आ गए। फिर उसके बाद ये सिलसिला इनका चलता रहा। इनकी अमेरिकन मतलब सारी दुनिया भर की सैंक्शन इन पे लगी हुई थी। तो इन्होंने ऐसी सैंक्शन का फ़ायदा ही होता है कि खुद डेवलप करते। अच्छा, जब जंग हो रही थी, इन्होंने 81 जून में न्यूक्लियर रिएक्टर इराक का तबाह कर दिया। उसमें ये अरब मुल्कों से, जॉर्डन से, सऊदी अरेबिया के ऊपर से उड़ के गए। तो इनको तसल्ली कराई कि ये न्यूक्लियर वेपन इराक का आपके लिए भी खतरनाक हो सकता था। हैविंग सेड दैट, फिर सीरिया के साथ क्या हुआ, फिर लेबनान में जंग हुई, फिर लिबिया के साथ क्या हुआ। अब ले दे के आउट ऑफ रेंजेस में 2 मुल्क रह गए हैं जो इनको खटकते हैं इसराइल के खतरे के हिसाब से। 98 में पाकिस्तान न्यूक्लियर हो गया। तो वो हमारा कोई डायरेक्ट झगड़ा नहीं है इसराइल के साथ, लेकिन बिल्कुल। इसराइल हमें परसीव करता है कि हम उनके लिए खतरा हैं। तो ये अमेरिका, यूरोप और ये सारे उनकी वो थी कि जी पाकिस्तान को अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी तरह ना होने दें। आपके मिसाइल्स हैं, आपके और वेपन्स हैं जो आपके एयरफोर्स यूज कर सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। अमेरिका का ये है कि जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो इनकी फोर्सेस जहाँ जहाँ थी वहाँ आज भी मौजूद है। 74 में निक्सन और फिर 80 में ये जिमी कार्टर थे, इनके दौरान में कई बेसिस इनकी ख़त्म हुई, लेकिन रीगन ने दोबारा शुरू किया। और अब ये इन्होंने और मिडल ईस्ट में बेसिस बना लिए हैं। पहले ये मिडल ईस्ट नहीं था, कतर था, यूएई, ओमान वगैरह नहीं था। बिल्कुल। तो उन्होंने गल्फ वॉर के बहाने करके, अच्छा, अल्टीमेटली इन्होंने इराक को भी बड़ा सजा दी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे। बाद में सॉरी कह लिया टोनी ब्लेयर ने कि जी ये तो खबर गलत थी। तो ये सिलसिला एक्चुअली मेरी जाती राय ये है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, नकवी साहब बैठे हैं, ही कैन करेक्ट मी, कि ये बेसिकली सारा इसराइल को प्रोटेक्ट भी करने का वो है। तो अमेरिका तो चाहेगा कि जी यहाँ वटेवर बिल्कुल। वे कैसी रिजीम चेंज मतलब देखिए ना, सबसे बड़ी तो धौंस धांधली बदमाशी यही है कि एक मुल्क कह रहा है कि उसकी रिजीम चेंज की जाए। तो आप मतलब वो अवाम ने इलेक्ट बिल्कुल किया ठीक है। है, ठीक है, एलर्जी है, और ये बट माजी में भी इट इज एग्जाम्पल इसकी मिलती रही है कि योर प्रेशराइज करके रजीम चेंज का जो है वो राव साहब वो करते रहे हैं। और डेफिनेटली जिस तरह से आपने कहा कि ईरानी जो है वो दबने वाली कौम नहीं, उन्होंने माजी में भी साबित किया है। तो नकवी साहब सेकंड करेंगे इस बात से, जो एक तो राव साहब कह रहे हैं कि ईरानी कौम दबने वाली नहीं, उन्होंने बहुत से पहले भी इस तरह के सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं, अब भी करेंगे। प्लस अब ये जो इसराइल के साथ जंग है, इसमें क्या आप समझते हैं कि क्या ऑप्शन है? क्योंकि एक तरफ तो सालिसी का किरदार करने की बातें भी हो रही हैं, चाइना की तरफ से भी कहा गया है। अच्छा, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दी कि ईरान शुड कंप्लीटली गिव अप,
ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा हिट कर रहा है ईरान को कि जनाब ये तो बराह रास्त सब फिर कह रहे हैं या तो गिव अप कर दिए, सरेंडर कर दिए, इसका मतलब आप जंग नहीं लड़ सकते। ऑन द अदर हैंड ईरानी कह रहे हैं कि हम तो फिर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, दिफा करेंगे। जी हाँ, देखिए पहली बात तो यह है कि ईरानी कौम में बड़ी खुददारी है और उनमें बड़ी ताकत है। वो मुत्तहिद हैं। ईरान में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स नहीं हैं। ईरान में एक होमोजीनियस सोसाइटी है जो कि लासानी हिसाब से, मजहबी हिसाब से और बाकी सकाफती मामलों में वो सब एक हैं। उनका एक ही कल्चर है, एक ही रिलीजन है, एक ही पॉलिटिकल सिस्टम है। तो ईरान में जो उनकी जो स्ट्रेंथ है उनके अवाम की, वो इज़राइल से ज़्यादा है, क्योंकि इज़राइल में अभी भी ऑलरेडी वहाँ पे परेशानी हो गई है और वो जो यहूदी कौम है उसने कभी फेस नहीं किया है। यानी दूसरी जंग अजीम के बाद ये जो नस्ल है, अब जो नस्लें हैं 2 या 3 नस्लें, वो उन्होंने कभी ऐसी सूरत हाल से वो दो चार नहीं हुए हैं जिसमें कि उनके रहने का ख़तरा, उनके अस्पताल, स्कूल, उनकी ट्रैफिक, वो सब चीज़ मुतासिर हुई है और उनके पूरे पूरे अपार्टमेंट्स तबाह हो गए हैं और बहुत सी जानें भी गई हैं। ये सारी बातें इजरायली कौम में बर्दाश्त नहीं है। वो घबरा जाते हैं और वो घबराएंगे, घबरा रहे हैं। तो एक तो ये। दूसरे, जहाँ तक इस मामले का हल का सवाल है, एक तो ये मुमकिन है कि और अमेरिका दबाव डाले और उनके एटमी प्रोग्राम के ऊपर वो मज़ीद सख्ती करे और मुमकिन है कि कोई हमला भी करे। और दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि सलामती काउंसिल फिर से मीट करे, मिले और वो एक कोई सीज फायर, जंग बंदी का कोई फार्मूला निकाले। पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मेंबर है, जो कि पाकिस्तान को भी इस मामले में एक बहुत अहम रोल मुयस्सर है। तो अब ये दोनों बातें चल रही हैं और देखना ये है कि अमेरिका और इजराइल किस हद तक ईरान का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। ईरान तो प्रेशर बर्दाश्त कर ही रहा है और करेगा मेरे ख्याल में, चाहे और भी दबाव पड़े उनके ऊपर। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। इजराइल की आवाम जो है वो परेशान हो गई है और वो परेशान रहेगी, मजीद परेशान होगी। तो ये है। और उनके पास ऑप्शन की बात यह है कि देखिए अब तो ये लड़ाई खुल के आ गई है सामने। ईरान के ऊपर हमले बहुत से हो रहे हैं, मगर जो इजराइल का आयरन डोम, जो बहुत फख्र था उनको इस बात पे कि आयरन डोम मिसाइल्स को रोक देता है, वो मुमकिन नहीं हुआ। फिर उनका दूसरा एक और जो प्रोजेक्ट है डेविड स्लिंग, वो भी कामयाब नहीं हुआ। इन सब को पेनिट्रेट करके इस ईरान जो है, नकवी साहब बात वही है ना कि वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। अमेरिका को भी यही था कि ईरान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसने ना सिर्फ रेजिस्ट किया, सर्वाइव किया, बल्कि स्ट्राइक बैक किया और ऐसा स्ट्राइक बैक किया कि आज तक, अभी तक इसराइल जो है वो सोच रहा है। खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ एयर कमोडोर मौजूद है, रिटायर्ड। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या लगता है ये जो अब अमेरिकी सदर इस वक्त लाइमलाइट में आए हुए हैं, वैसे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन इस वक्त एक तो बराह रास्त उन्होंने जंग में शामिल होने की धमकी भी दे दी है, दूसरा ये जो G7 ममालिक के इजलास छोड़कर फौरी तौर पर वाशिंगटन वापस आए हैं और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया। ये खासा संगीन मामला आपको लगता है? क्योंकि इस तरह की हमने माजी में मिसाल नहीं देखी, जिस तरह हंगामी बुनियादों पर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप समझते हैं खासा संजीदा मामला है ये? अब बहुत शुक्रिया हमजा मुझे इनवाइट करने का। देखिए मुझे तो लगता है अब ये कि ये हम इसको अपनी टर्म में कहते हैं, हमारे उस्तादों में मार्शल राव हैं, सलाम उनको और आपके पेस्टर साहब को। बुनियादी तौर पर ये देखिए, ये है साइऑप्स, इसको कहते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है और साइकोलॉजिकल चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा जल्दी में लग रहे हैं हराने के लिए ईरान को। मेरा ख्याल है
इजरायली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा जल्दी में लग रहे हैं। सबसे ज्यादा बयानात उनके आ रहे हैं, वो लाइक सीनियर प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। और उसके दो ही मतलब होते हैं कि या तो वो बहुत चीजें सीरियस हैं, और या फिर कोई उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आ रहा है जब उनको मॉरल सपोर्ट देनी पड़ रही है आगे, और एक दौरे शॉर्ट करके आने पड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है बड़े अर्जेंट काम से जा रहा हूँ। ये प्रेशर माउंटिंग टेक्निक्स भी होती हैं। ऐसा शो किया जा रहा है कि बहुत प्रेसिंग चीज है, समथिंग बीइंग अनफोल्डेड, जैसे वो उन्होंने पहले दिन कहा था कि ईरानियंस को पता भी नहीं लगेगा क्या हिट करेगा उनको, समथिंग इज आल्सो कमिंग ऑन देयर वे। ये वो जितने इतने बयानात की मुझे नहीं लगता कि उनको शायद जरूरत है। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी या मिलिट्री हिस्ट्री कह सकता हूँ, वो जितना कंपोज रहे मुझे लगता है, लेकिन वो शायद हमने नहीं देखा उनके पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो कंपोजर वाला एलिमेंट नहीं लग रहा उस तरह। लेकिन दैट सेज इट ऑल। देखिए, दोनों मुल्कों की इस वक्त मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी, दोनों इस कोशिश में है। वो क्या था? वो ये था कि दुश्मन पर एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करना, यानी इतनी ज्यादा कीमत जंग की डाल देना जिससे दूसरी साइड बर्दाश्त ना कर सके। पाकिस्तान ने भी 10 तारीख को यही किया था, 10 मई को हिंदुस्तान पर जो टनज की थी, जो बॉम्बिंग की थी, 26 टारगेट हिट किए थे, ऑलमोस्ट 16 एयर बेसिस हिट किए थे। वो प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की थी कि ये कीमत देनी पड़ेगी, ये न्यू नॉर्मल वो नहीं होगा जो आपने 6 तारीख को या 9 तारीख को रात को किया है। न्यू नॉर्मल ये होगा। तो जितनी जल्दी आप इंपोज करते हैं ये प्राइस, उतनी ही जल्दी फैसला आपके रिलेटिवली चांसेस होते हैं आपके हक में आने पे। मसला सिर्फ जिधर आ रहा है वो वॉर फाइटिंग स्टेमिना से आ रहा है। जहां पे आ रहा है वॉर फाइटिंग, देखिए वॉर कल्बिनेशन स्ट्रेटजी इज डिपेंडेंट ऑन वॉर फाइटिंग स्टेमिना आपका कितना है। वो क्वेश्चन मार्क ईरान का है। ऑब्वियसली वो बड़ी रेजिलिएंट कौम है, इसमें कोई शक नहीं, वो एक तहजीब है, सिर्फ कौम नहीं है। लेकिन और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी दुनिया में उसके साथ हार्डली कोई मुल्क है आजकल, खासतौर पे जो देखेंगे रिलेटिवली आइसोलेटेड है। इजराइल के पास बहुत एडवांटेज है, उसकी माइट है मिलिट्री का, उसको सपोर्ट नो लेस देन यूएस से मिल रही है। और जिधर इजराइल का डिसएडवांटेज है मेरी नजर में वो ये है कि इजरायली पॉपुलेशन देखिए वो इतनी यूज टू नहीं है इस तरह की टनेज बॉम्ब रिसीव करने की। वो तो हमेशा दूसरे मुल्कों पर फेंकते रहे हैं। उनको पता नहीं है ग्रिड स्टेशन उड़ाने का मतलब क्या होता है, उनको पता नहीं है हॉस्पिटल बिजली के बगैर कैसे होते हैं, उनको पता नहीं है पूरी रात शेल्टर में कैसी 4-5 रातें हम गुजारते हैं। जो इजराइल को एक और डिसएडवांटेज है, इजराइल को कवर करना पड़ता है अपने से 70 गुना रकबा ज्यादा बॉम्बिंग के लिए या जो भी टारगेटिंग करनी है। ईरान 70 गुना बड़ा है इजराइल से, और अगर आप पाकिस्तान से रिलेट करें तो पाकिस्तान से 40 गुना छोटा है इजराइल, और 40 गुना छोटा पाकिस्तान नहीं है, हमारे केपीके का भी चौथा हिस्सा है इजराइल का जो रकबा है। तो ईरान को जो एडवांटेज है वो है लिमिटेड स्पेस की, ग्राउंड स्पेस की, कि आपने फोकस करके मार सकते हैं। अगर उनके 20-30 ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल गिरते हैं ईरान के फायर किए हुए इजराइल पर, तो वो बहुत बड़ी पैनिक क्रिएट इसलिए कर रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों में हर एक में बराबर का फैल रहा है। इफेक्ट उसका कितना हुआ है वो इट इज येट टू बी सीन। लेकिन एक फायदा जो ईरान को हो रहा है वो है कि वो विल टू फाइट जो है इजरायली कौम की, पब्लिक की, मुझे लग रहा है उसको टारगेट कर सकते हैं, और यही शायद उनके पास चॉइस है। और ज्यादा मिलिटरीली मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है। जी